मैं कतर मुल्क में जेलर थी और अक्सर मेरी अस्पताल में नाइट ड्यूटी लगती। एक रात एक मुजरिम औरत ने बच्चा जन्म दिया और बोली मेरे बच्चे को तुम रख लो, मैं नहीं चाहती कि ये जेल में रहे। मैं तो वैसे ही बेऔलाद थी। फौरन बच्चे को छुपा कर घर ले आई, पर बच्चे की शक्ल देखकर शौहर रोने लगा और बोला फौरन इस बच्चे को इसकी माँ के पास छोड़ कर आओ। मैं मजबूर वापस जेल गई, पर सर पर आसमान टूट पड़ा जब देखा कि उसकी माँ को दो। मेरा नाम अंजुमन है। मेरी जिंदगी की कहानी अजीबो गरीब है। मेरी जिंदगी में मेरा बचपन, जवानी और उम्र का ये हिस्सा बाकी लड़कियों से बहुत अलग है। इसीलिए मैं अपनी कहानी आज आप सबको सुनाने जा रही हूँ। शुरुआत अपने अम्मा अब्बा की जिंदगी से करूँगी। इनकी शादी पसंद की थी। बाबा पाकिस्तान से कारोबार के सिलसिले में कतर गए थे। वहीं पर उन्होंने अपनी जिंदगी के बहुत सारे साल गुजारे और वहीं पर अम्मा से उनकी शादी भी हुई। अम्मा कतर की एक बेहद हसीन खातून थी और बाबा बेशुमार दौलत के मालिक। दोनों की जोड़ी चांद और चकोर के जैसी थी। इनकी शादी के शुरुआत के दिन तो बहुत अच्छे गुजरे। पहले ही साल में अम्मा उम्मीद से हुई और हम बहन भाई जुड़वा उनकी कोख में पलने लगे। हमारी पैदाइश हुई तो बाबा और अम्मा की खुशी आसमान को छूने लगी। फिर बाबा ने अपने वतन आने का फैसला किया और हम सब अपने वतन वापस आ गए। वतन हमें कुछ रास ना आया। यहाँ आकर बाबा ने वही कारोबार शुरू किया, लेकिन दिन ब दिन कारोबार में नुकसान ही नुकसान होता चला गया। दिन रात मेहनत और भारी नुकसान ने बाबा की जान ले ली और एक दिन उन्हें हार्ट अटैक हो गया और वो इस दुनिया से चल बसे। तब मेरी और भाई की उम्र सिर्फ 2 साल थी। बाबा की मौत के बाद अम्मा का यहाँ कोई न रहा। ससुराल भी बस नाम का ही था। अम्मा को इनका कोई सहारा नहीं था, इसलिए अम्मा ने कतर वापस जाने का फैसला कर लिया और उनके मैके से भी उनको लेने उनके भाई आ गए, तो अम्मा ने जाना ही मुनासिब समझा। लेकिन उधर जाने के वक्त मेरी दादी ने उनसे हम बहन भाई को अपने बेटे की आखिरी निशानी कह के छीन लिया। फिर अम्मा के मैके वालों को भी यही बात ठीक लगी कि जवान जहां लड़की है, अगर बच्चे साथ होंगे तो दूसरा निकाह करवाना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए बच्चे अपने खानदान वालों के पास ही रहने देते हैं। और फिर हमारी अम्मा और हम दोनों बहन भाई रोते बिलखते एक दूसरे से जुदा हुए। अम्मा कतर चली गईं और हम ददयाल के रहमो करम पर यहाँ रह गए। कुछ वक्त दादी ने पाला। 5 साल की उम्र को पहुंचे तो दादी भी चल बसी। फिर चचा और चची के हाथ में हम आ गए। अब से हमारी जिंदगी में ऐसा अजाब शुरू हुआ कि बचपन जैसे कहीं खो ही गया। हमारी आंखों के सामने सारे घर में बच्चे खेलते कूदते रहते, लेकिन हम बहन भाई बस तरसती हुई आंखों से उन्हें देख ही सकते। खेलने की हमें इजाजत ना होती। मैं तो बहुत जल्द हालात में ढल गई थी, लेकिन कहते हैं लड़के किसी के बस में बहुत जल्दी नहीं आ जाते। इसलिए कभी कभार मेरा भाई जब बाकी बच्चों को खेलता देखकर इनमें शामिल हो जाता तो चच्ची का जूता दूर से बहुत तेजी के साथ उसकी तरफ ऐसे आता कि ठीक निशाने पर मेरे भाई के सर में ठा करके लगता। फिर तो भाई को हवास संभालने में 10-20 मिनट ही लग जाते थे और ये सब देखकर मैं इतनी डर जाती कि बस सहम कर एक कोना पकड़कर बैठ जाती। यूं बचपन गुजरता रहा। खाने को आधी अधूरी रोटी और पहनने को मुझे अपनी कज़न के पुराने कपड़े, तो भाई को मोहल्ले के लड़कों के पुराने कपड़े ही मिलते, क्योंकि मेरा चचा और चच्ची का कोई बेटा नहीं था। उनकी सिर्फ एक ही औलाद थी, वो भी बेटी। मेरी चच्ची ने अपने भाई से एक बेटा गोद लिया था, लेकिन वो भी जब 10-12 साल का हुआ तो अपने वालिदैन के पास लौट गया। अब हम बहन भाई भी जवानी की तरफ बढ़ रहे थे। चच्ची की लड़की भी तकरीबन हमारी हम उम्र ही थी। उनका लेपालक बेटा उन्हें छोड़ गया था। चच्ची को इस बात का गहरा सदमा पहुंचा, लेकिन जल्द ही उसने खुद को संभाला था और फिर उसके दिमाग में ये एक तजवीज़ आई थी कि इसने अब मेरे भाई के सर पर शफकत का हाथ रख लिया था, क्योंकि चचा चच्ची अब उम्र के इस मोड़ पर थे जब उन्हें अपने लिए भी कोई सहारा चाहिए था। और भाई के सर पर हाथ रखने की एक वजह इनकी जवान होती हुई बेटी भी थी, जिसको अगर वो मेरे भाई से ब्याह लें तो वो इनके घर में ही रहेगी। ये ख्याल न जाने कैसे उन्हें आ गया था, क्योंकि जब तक चच्ची का भतीजा यहाँ पर था तब तक तो मेरा भाई इन लोगों की नज़र में फ़कत एक नौकर ही रहा। लेकिन जैसे ही ये ख्याल इन लोगों को आया था, मेरे भाई की तो किस्मत ने बहुत बड़ा पलटा खाया था। भाई के भी अब रंग ढंग बदलने लगे थे। भाई अभी 14-15 साल का बहुत ही खूबसूरत लड़का था, जिसको अब चच्ची ने अच्छा पहनाना और खिलाना पिलाना शुरू किया था। हमारा स्कूल जो छुड़वा दिया गया था, फिर से इन लोगों ने पढ़ाई शुरू करवा दी थी। हम बहन भाई भी अब दिल से पढ़ने लगे थे। हमारी अम्मा कतर की खूबसूरत औरत थी, जिसके ही नतीजे में हम बहन भाई यहाँ के तमाम रिश्तेदारों से मुख्तलिफ और खूबसूरत नजर आते थे। हमारे साथ हमारी कज़न भी पढ़ती थी, जो मेरे भाई का बहुत ख्याल रखती और हर वक्त उसके ही साथ होती। यहाँ तक कि अब भाई मुझसे भी ज़्यादा उसके साथ बातचीत करता। मैं खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगी थी और दिन ब दिन मायूसी की तरफ बढ़ने लगी थी, क्योंकि मेरी अभी वही नौकरों जैसी कदर थी। कॉलेज से वापसी पर घर का सारा काम मेरे लिए पड़ा रहता। रात देर तक मैं काम में लगी रहती, तो थकान की वजह से सुबह कॉलेज जाने का दिल न करता। और फिर मैंने पढ़ाई छोड़कर घर का काम ही संभाल लिया था, जिससे किसी को कोई एतराज़ नहीं था। भाई और मेरी कज़न की नज़दीकियाँ काफ़ी हद तक बढ़ चुकी थी। इन दोनों का उठना बैठना, खाना पीना और घूमना साथ ही होता। हम भाई बहन ने बहुत महरूमियाँ देखी थी, इसलिए भाई ऐसी ज़िंदगी पाकर खुश हो गया। पर इन दोनों की मंगनी की रस्म भी कर दी गई, तो वो अपना सब कुछ इस लड़की को ही मानता, जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी में ये तमाम बहारें आई थीं। लेकिन मेरा नसीब मुसलसल अंधेरों में डूब रहा था।
जब हम दोनों 8 साल के थे तो हमें अपने माँ बाप की शादी की तस्वीर चच्ची ने दिखाई थी। तब मैंने और भाई ने ये सोचा था कि हम लोग बड़े होकर माँ से मिलने ज़रूर जाएंगे। तब से मैंने वो तस्वीर संभाल कर रखी थी और इस इंतज़ार में थी कि भाई बड़ा होकर मुझे अम्मा से मिलवाने लेकर जाएगा। मेरा भाई अब बड़ा था, इसलिए मैंने मौका पाकर उससे बात करने की कोशिश की और वह तस्वीर लेकर उसके पास गई। लेकिन मेरी हैरत और दुख की इंतहा न रही जब मैंने अपने भाई को इतना बदला हुआ पाया। उसको अम्मा की तस्वीर देखने की भी कोई ज़रूरत महसूस ना हुई और उसने मुझे इस बात पर ही झिड़क दिया कि ये फजूल ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल दो। देखती नहीं कितनी मुश्किलों के बाद हमारी ज़िंदगी में अच्छा वक्त आया है और मैं अब लाइबा को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। माँ को हमारी फिक्र होती तो वो हमें इस तरह अकेला छोड़कर ही क्यों जाती। अब मेरी ज़िंदगी में सबसे बढ़कर मेरा ख्याल रखने वाली और मुझे अपना बनाने वाली लाइबा से बढ़कर कोई नहीं। ये उसके अल्फाज थे जो सुनने के बाद मैं खुद को पहले से भी ज़्यादा तन्हा महसूस करने लगी थी। ऐसा लग रहा था मेरा इकलौता सहारा मेरा भाई ही मुझसे दूर जा चुका है। यही तो मेरी आखिरी उम्मीद था, लेकिन वो बदल चुका था और बदलता भी क्यों नहीं, उसे तो सब कुछ मिल गया था। एक मैं ही थी जो अभी तक हर चीज़ और रिश्तों से महरूम थी। मैं एक बेटी होकर माँ की कमी को कैसे भुला सकती थी। लेकिन फिर हालात की नज़ाकत को समझते हुए मैंने भी चुप का दामन थाम लिया था और सब्र के कड़वे घूंट पी लिए थे। मुझे इंतज़ार था सही वक्त आने का, क्योंकि मैं ज़िंदगी में एक बार ही सही लेकिन माँ से ज़रूर मिलना चाहती थी। आज तक जो ताले मैंने अपनी ज़ुबान पर लगाए थे वो सब माँ के सामने खोलना चाहती थी। अपने सारे दुख दर्द माँ को बताने थे कि उनके छोड़ जाने के बाद ज़माने ने कैसे कैसे सितम ढाए थे। भाई के बदल जाने के बाद मैंने अपने खुदा से दिल लगा लिया था। मुझे अब इस घर में किसी रिश्ते से कोई सरोकार नहीं था। मैं तमाम तर काम अकेले निपटाने के बाद बस इबादत में मसरूफ़ रहती। रातों को जाग जाग कर सजदे करती और अपनी माँ से मिलने की रो रो कर दुआएं मांगती। मेरा रब ही बाकी था जो रास्ता दिखाता। मुझे पूरी उम्मीद हो चुकी थी कि मेरी मांगी दुआएं कहीं तो जमा हो रही हैं, जिनका सिला मुझे एक दिन ज़रूर मिलना था। कई बार मुझे घर से भागने का ख्याल भी आया, लेकिन फिर अपने दिल को समझा लिया कि मैंने कभी कोई गलत राह इख्तियार नहीं करनी, वरना लोग मेरी माँ को बुरा समझेंगे और कहेंगे कि ज़रूर इसकी माँ बुरी औरत रही होगी जिसकी वजह से बेटी ने ऐसा कदम उठाया। कुछ साल मेरे इसी तरह तन्हाइयों में दिन रात इबादत करते गुजरे, लेकिन इन सालों में मुझे जितना कल्बी सुकून मिला था उससे दिल को एक तसल्ली मिल गई थी कि दुनिया नहीं तो आखिरत में मेरी सारी ख्वाहिशात ज़रूर पूरी होंगी और इबादतें रंग लाएंगी। अब दिल को यकीन हो गया था कि सब कुछ दुनियावी ज़िंदगी नहीं बल्कि आखिरी ज़िंदगी ही सब कुछ है। फिर एक दिन भाई मेरे कमरे में आया। ये करिश्मा कई महीनों बाद हुआ, क्योंकि उसको अब बहन से बात करने की भी अपनी मंगेतर और उसकी माँ की रजामंदी देखनी पड़ती थी। और फिर मैंने भी उसकी ज़िंदगी में दखल अंदाजी करना छोड़ दी थी, क्योंकि इसको सब कुछ हासिल था जिसमें वो खुश था, तो मैं भी बस उसकी खुशी में राज़ी हो गई थी। फिर भाई ने आकर बताया कि कुछ दिनों में उसकी शादी होने वाली है। मैंने उसको पेश की मुबारकबाद दी तो उसने कहा, मैं चाहता हूँ तुम्हारा भी घर बस जाए। कहीं मेरी शादी के बाद ये लोग उम्र भर तुम्हें मुलाजमा बना कर न घर में बिठा लें। मैं तुम्हें बर्बाद होता नहीं देखना चाहता। ये कहते उसकी आंखें भर आई थीं और आज पहली बार मुझे भाई के अंदर बाप का रूप दिखाई दिया, तो मेरे अंदर भी जैसे माँ की ममता उमड़ आई थी। मैंने उसका माथा चूम लिया था और अपना हर फैसला उसके सुपुर्द करते हुए बोली कि जो भी मेरे भाई का फैसला होगा मुझे वो मंजूर होगा। अब की बार मैंने उससे माँ से मिलवाने की ख्वाहिश जाहिर नहीं की थी। मैं जान चुकी थी वो इस मामले में मजबूर है। फिर पहरों बैठ के हम बहन भाई ने ढेर सारी बातें की थी और फिर अगले दिन से ही उसकी शादी की तैयारियां शुरू हो गईं, जिसमें मैंने भी खुशी खुशी हिस्सा लिया था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा भाई मुझे उदास देखकर अपनी खुशियां ठीक से मनाने में कोई कमी रहने दे, इसलिए बढ़ चढ़कर मैंने भी खुशियां मनाई थी। इस बार चच्ची की अपनी बेटी की खुशी की घड़ी थी, इसलिए उसने भी मुझ पर कोई रोक टोक नहीं लगाई थी। मुझे भाई की शादी के लिए चच्ची ने अच्छे कपड़े भी दिलवाए थे। पहली बार मैं ख़ानदान के सारे लोगों से मिली थी और इसके अलावा भी चच्चा और चच्ची के कई जान पहचान वाले और मैके के रिश्तेदारों से मिलना हुआ था। सभी लोग जो मुझसे मिलते तो मेरे बाबा और अम्मा का जिक्र ज़रूर करते। मैं तो समझती थी कि हमारे घर की तरह बाकी दुनिया भी उन्हें भूल चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं था। इस दफ़ा मुझे खूब प्यार मिला था। फिर एहसास हुआ कि सच में दुनिया इतनी भी बुरी नहीं है, यहाँ कई लोग बहुत अच्छे भी हैं। भाई की शादी खैर से हो गई तो चंद ही दिनों में मेरे लिए भी रिश्ते आना शुरू हो गए। फिर मेरे भाई ने अपने ससुराल में ये बात कह दी थी कि जो भी रिश्ता आएगा इसको पसंद या नापसंद करने का हक सिर्फ मेरी बहन को होगा। शादी के बाद अब वो भी इन लोगों के सामने बोलना सीख गया था। फिर जब भी कोई रिश्ता आता तो चच्ची मुझे ही हाँ या मना करने का कहती। अभी मैंने 4 रिश्ते लौटा दिए थे, अब की बार 5वां रिश्ता आने वाला था और बकौल चच्ची के ये लोग काफ़ी अमीर थे और लड़का अपने वालिदैन के कारोबार का यहाँ अकेला मालिक था। उनका कहना था कि रिश्ते से इनकार करने की ज़ाहिरी कोई वजह नहीं, फिर भी तुम इन लोगों से मिलकर ही फैसला करना। और फिर अगले ही दिन इन लोगों को मुलाकात के लिए बुलवाया गया। ये देखकर मैं हैरान रह गई कि जिसको ये लोग लड़का बोल रहे थे वो अच्छा खासा बड़ी उम्र का मर्द था, लेकिन फिर एक बात छोड़कर बाकी सारी इसमें खूबियाँ ही थीं। और फिर मेरे अभी कुछ कहने से पहले ही इस लड़के ने मुझसे ज़रा अकेले में बात करने का वक्त मांगा, तो सबने ही इस बात पर बड़े ताज्जुब का इज़हार किया। लेकिन फिर मैंने उसकी इस बात पर हामी भर ली और हम दोनों को कुछ मिनट अकेले बात करने के लिए दे दिए गए।
اس سے بات کر کے مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہی وہ مرد ہے جو سہارا بنے گا، اور میری ماں سے ملنے کی خواہش ایک بار پھر سے جاگ اٹھی۔ اس لڑکے نے اکیلے بات کچھ یوں کی کہ آپ سوچ رہی ہوں گی کہ میری عمر آپ سے کافی بڑی ہے، پھر بھی میں نے ابھی تک شادی نہیں کی، تو یہ بات آپ جان لیں کہ اب بھی میں شادی صرف اپنے والدین کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، اور وہ لوگ شادی کروا کے واپس دبئی اپنے بڑے بیٹے کے پاس چلے جائیں گے۔ اس کے بعد آپ اپنی مرضی کے مالک ہیں، چاہیں تو میرے ساتھ رہیں، چاہیں تو جہاں بھی رہیں، آپ کے تمام اخراجات میری طرف سے پورے ہوں گے، لیکن میری طرف سے آپ پر کوئی پابندی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ میرے والدین کو خوش کرنے کے لیے مجھ سے شادی کرنے پر رضامند ہوں گی۔ مجھے اس کی اس بات پہ بڑی حیرانی ہوئی، لیکن میری آنکھوں میں پرانے خواب پھر سے جاگ اٹھے تھے۔ اب تو انکار کی بالکل وجہ نہیں بنتی تھی۔ وہ ایسا کیوں کہہ رہا تھا؟ اس بات کا میں نے شادی کے بعد جاننے کے لیے چھوڑا تھا، اور اب اس رشتے کے لیے ہاں کہہ دیا۔ ہم دونوں نے گھر والوں کے پاس واپس آ کر انہیں اپنی رضامندی سے آگاہ کیا تو سبھی بہت خوش ہو گئے۔ میری ہونے والی ساس نے مجھے انگوٹھی پہنائی اور سادہ سی منگنی کی رسم یہیں پر ادا کر دی۔ اس کے بعد ہی جلدی شادی کی تاریخ رکھی گئی اور میرے گھر والوں کو اپنی تھوڑی بہت تیاریاں کرنے کا وقت دیا گیا۔ یہ بات سچ تھی کہ میری آنکھوں میں اس شادی کا کوئی خواب نہیں تھا، اور نہ ہی میرے دل میں اس شادی سے لے کر کوئی جذبات تھے۔ پھر بھی میں بہت زیادہ خوش تھی، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ میں یہ شادی کرنے کے بعد قطر اپنی ماں کے پاس جا سکوں گی، اور مجھے اتنا خوش دیکھ کر سب یہ سمجھ رہے تھے کہ میں شادی سے بہت خوش ہوں۔ میں نے بھی سب کا بھرم رکھا ہوا تھا۔ میرا بھائی بھاگ بھاگ کر شادی کی تیاریوں میں لگا ہوا تھا۔ تبھی میں دیکھتی کہ اس کی بیوی کا چہرہ یہ دیکھ کر اترا ہوا ہوتا کہ اس نے بیوی کو تیاری کے دوران نظر انداز کیا تھا۔ شاید یا پھر وہ سچ میں اس سے اتنی محبت کرتی تھی کہ بھائی کا اتنا سا بھی دور جانا اس سے برداشت نہ تھا۔ میں اس بات کو بھی اس کی محبت سمجھتی۔ میری ہونے والی ساس بہت اچھی خاتون تھی۔ رشتے کے بعد سے وہ کئی بار مجھ سے ملنے آئی تھی۔ ہر دفعہ وہ مجھے کہتی کہ میرے بیٹے کا ساتھ کبھی مت چھوڑنا۔ میں ہر بار ہی انہیں یقین دلاتی کہ بھلا شادی کر کے میں کیوں ان کا ساتھ چھوڑوں گی، لیکن اس عورت کا دل پتہ نہیں کیوں مطمئن نہ ہوتا۔ اگلی بار ملنے پر پھر اس کے ہونٹوں پر یہی بات ہوتی کہ میرے بیٹے کا ساتھ کسی حال میں بھی مت چھوڑنا۔ میرا دل ان کا فکر مند چہرہ دیکھ کر گھبرا جاتا کہ آخر ان کے بیٹے کی ایسی کیا بات تھی کہ جس کی وجہ سے انہیں یہ ڈر تھا کہ میں ان کے بیٹے کا ساتھ چھوڑ دوں گی۔ اور پھر یہ بات بھی میرے ذہن میں تھی کہ میرے ہونے والے شوہر نے بھی اس دن عجیب بات کہی تھی کہ شادی کے بعد تم جہاں چاہو رہ سکتی ہو۔ اب میرے لیے یہ بات جاننا تو شادی کے بعد ہی ممکن تھی، اس لیے میں ہر بار ہی ساس کو یقین دلاتی میں آپ کے بیٹے کا ساتھ زندگی بھر نبھاؤں گی۔ وہ بہت خوش ہو جاتی اور مجھے دعائیں دینے لگتی۔ میں تو اتنی مجبور تھی، مجھے بھی دعاؤں کی شدید ضرورت تھی، اور پھر وہی تو میری امید تھا۔ میں بھلا اس کا ساتھ کیسے چھوڑتی؟ پھر میری ہونے والی ساس مجھے اپنے ساتھ شاپنگ کروانے کے لیے لے کر گئی۔ وہ دن میرے زندگی میں پہلی بار تھا جب میں نے اپنے لیے شاپنگ اپنی مرضی سے کی تھی۔ پہلے تو ہمیشہ کزن کی اترن پہنی تھی، پھر کبھی کسی عید پر اگر نیا جوڑا پہننا بھی تھا تو چچی نے اپنی مرضی سے سلوا کر دیا تھا۔ آج میں خود کو بہت اعزاز محسوس کر رہی تھی۔ ساس اور ہونے والے شوہر دونوں میرے ساتھ تھے۔ مجھے اچھے سے اچھی اور مہنگے سے مہنگی چیزیں پسند کرنے کے لیے کہا گیا۔ وہ دونوں مجھ پر جچتی جیولری اور ڈریسز دیکھ کر بہت خوش ہو رہے تھے، تو کہیں دل ہی دل میں بھی یہ سب دیکھ کر خوش تھی۔ آخر میں بھی ایک لڑکی ہی تھی جو زندگی بھر اچھی چیزوں کے لیے ترستی تھی۔ اتنا سب کچھ دیکھ کر مجھے اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ مجھ پر تو قسمت ایسے مہربان ہوئی کہ لوگوں کے قدموں سے اٹھا کر سیدھا عرش کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ یقیناً یہ سب ان عبادتوں کا صلہ تھا جو میں نے چھپ چھپ کر ایک کونے میں ادا کی تھی۔ میں اپنے رب کی اب بھی شکر گزار تھی، اور آئندہ بھی اپنی نیک تمناؤں اسی سے پوری کروانے کی امید میں تھی۔ شاپنگ کے بعد گھر پہنچے تو میری چچی اور کزن اتنا سارا سامان دیکھ کر دنگ رہ گئیں۔ یہ سب اتنا مہنگا تھا جتنا ان لوگوں نے بھی کبھی نہیں پہنا تھا، اور پھر میں تو ان کے ٹکڑوں پر پلی پڑی تھی۔ میرے اتنے راش دیکھ کر ان کو حیرانی ہی ہوئی تھی۔ پورے دن کی شاپنگ کے بعد میں کافی تھک چکی تھی، اس لیے جلدی جلدی اپنے کمرے میں گئی اور نماز پڑھ کر سو گئی۔ کھانا میں نے باہر ہی اپنی ساس کے ساتھ کھا لیا تھا۔ اگلی صبح میں کمرے سے باہر آئی تو میرے گھر کے رنگ ہی بدلے ہوئے تھے۔ سب کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا۔ جو چچی مجھے اس گھر کی نوکرانی کے علاوہ کچھ بھی نہ سمجھتی تھی، آج زندگی میں پہلی بار انہوں نے مجھے ناشتے کا پوچھا تھا۔ حیرت تو مجھے بہت ہوئی، لیکن یہ سب پیسے کی طاقت تھی۔ میں جان چکی تھی، لیکن کاش میرے والدین میرے ساتھ ہوتے اور ہماری زندگی خوشحال زندگی ہوتی تو شاید میرے ساتھ بچپن سے ہی سب رشتہ داروں کا یہی اچھا سلوک ہوتا۔ لیکن ہم نے اپنے بچپن کے کتنے حسین سال کتنی بدسلوکیوں میں گزار دیے تھے۔ میرے ہاں یا نہ کہنے سے پہلے ہی وہ میرے لیے ناشتہ لا چکی تھی۔ میں نے بھی مسکرا کر ان کا شکریہ ادا کیا۔ ساری زندگی ان سے کوئی شکایت نہیں کی تھی، تو اب جاتے جاتے میں ان کا بھرم نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ انہیں یہی گمان رکھنے دینا چاہتی تھی کہ انہوں نے ہماری پرورش کی اور والدین کے بعد ہمیں پالا ہے۔ شام کو میری مہندی کی رسم تھی، جس کے لیے چاچی مجھے پارلر لے کر جانا چاہتی تھی، اور پھر جلدی ناشتہ کرنے کا کہہ کے وہ اندر تیار ہونے چلے گئیں۔ میں نے ناشتہ مکمل کیا تو میری چچی اور کزن جو میری بھابھی بھی تھیں دونوں میرے پاس آ گئی اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر پارلر کی جانب چل پڑیں۔ راستے میں چچی میرے ساتھ ڈھیر ساری باتیں کرتی رہی اور میں ایک بت بنی صرف ان کی باتیں سنتی ہی رہی۔ ایک دو بار ہی شاید میں نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ چچی پوری طرح سے یہ بات میرے دل میں بٹھانا چاہتی تھی کہ وہ میری ماں ہی ہیں
और वो सारी बदसलूकियां जो उन्होंने की थी वो तो परवरिश का हिस्सा थी। शायद ये सब इसलिए था कि मैं शादी के बाद भी उनसे अच्छे ताल्लुकात बनाए रखूं। इनकी सबसे बड़ी वजह मेरे होने वाले शौहर का बेतहाशा पैसा और दौलत थी। उनका ये प्यार और मीठे बोल सुनकर मेरी आंखों से ज़ारों की तरह आंसुओं की बारिश जारी थी। आज मैं खुद को पहले से कहीं ज्यादा हकीर समझने लगी। इस दुनियावी दौलत की अहमियत इंसान की ज़ात से कितनी ज्यादा थी, जिसने एक पल में मुझे नौकरानी की हैसियत से बदलकर चच्ची के सीने लगा दिया था। पॉलर पहुंचकर मेरा महंगे से महंगा ट्रीटमेंट करवाया गया। आज शाम शादी की रस्म के लिए भरपूर किस्म की तैयारियां की गईं। शाम को मेहंदी की रस्म बहुत ही शानदार तरीके से हुई। अगले दिन मेरा निकाह था और साथ ही रुखसती भी। मेहंदी की रात मैं बहुत थक चुकी थी, इसके बावजूद नींद मुझसे कोसों दूर थी। न जाने क्यों सारी रात मेरी आंख न लग सकी। दिल में अजीब किस्म के जज्बात उभरने लगे। माँ बाप को तो मैंने देखा तक नहीं था, लेकिन एक ही भाई था जिससे भी अब दूर जाना था। भाई और मेरा साथ बचपन से ही दोस्तों की तरह रहा था। हम दोनों जुड़वा थे, इसलिए हर पल को साथ जिया था। बेशक हमने जिंदगी में खुशियों से ज्यादा दुख झेले थे, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ ने हमें हर बात को बर्दाश्त करने की हिम्मत दी थी। भले ही मैं भाई की हम उम्र थी, लेकिन हमेशा ही मैंने बड़ी बहन बनकर माँ के फराइज अंजाम दिए थे। भाई को अकेला छोड़कर जाने का सोचकर भी मेरा दिल फट रहा था। पर अजीब बात थी, जिस भाई ने मेरा रिश्ता मेरी पसंद से करने के लिए घर वालों से झगड़ा मोल लिया था, वो भाई कल से क्यों मुझसे इतना दूर दूर था। मेहंदी की रस्म में भी पूरी शाम मैंने उसको कहीं नहीं देखा था। वो न जाने कहाँ गुम था और किस कोने में जाकर छुप गया था। मेरी आंखें उसको देखने के लिए तरस रही थीं। इस भरी दुनिया जहां में वही तो मेरा एक सगा था। सुबह की हल्की हल्की रोशनी जैसे ही मेरे कमरे के रोशनदान से दिखाई दी, मैं फजर के वक्त बाहर आ गई। दिल पर एक अजीब उदासी छाई हुई थी। नमाज अदा करने के बाद मैं बाहर सेहन में गई तो ये देखकर जान निकल गई। मेरा भाई सेहन में अकेले एक बेंच पर लेटा हुआ था। मैं भागकर उसकी तरफ पहुंची तो देखा वो गहरी नींद में था। न जाने कब आकर बाहर सोया था। मेरा दिल डूबने लगा कि क्या वजह होगी जो ये यहाँ पर सोया है। मेरे दिल में सौ वसवसे पैदा हो रहे थे। पता नहीं बीवी ने कुछ कहकर बाहर भेज दिया था या सास ससुर से कोई अनबन हो गई। मैंने सरहाने बैठकर उसका सर अपनी गोद में रख लिया और उसके बालों में उंगलियां फेरती उसे सहलाने लगी। उसका मासूम चेहरा देखते देखते न जाने कब मेरी आंख से एक आंसू बेकाबू होकर इसके गाल पर गिरा और वो जाग गया और चौंक कर बोला, अरे अंजुमन, तुम कब आई? उसने उठने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे रोक लिया और बोली, यही मेरी गोद में लेटे रहो और बताओ तुम इस तरह अकेले बाहर बेंच पर क्यों सोए हो। एक ही सांस में मैं उससे वो सारे सवाल पूछने लगी जो उसे अकेला सोते देखकर मेरे दिल में आए थे। वो हंसकर उठ बैठा और बोला, अरे अरे मेरी प्यारी बहन, घबराओ नहीं, तुम्हारे भाई को कोई दुख नहीं मिला। सच तो यह है कि रात तुम्हारी शादी का सोच सोचकर दिल घबरा गया कि तुम बस इस घर में एक दिन की मेहमान हो और फिर हमेशा के लिए अपने घर की हो जाओगी। मैं खुश तो बहुत हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारी जुदाई से डर गया था और नींद नहीं आई तो बाहर खुली हवा में आकर बैठ गया। मैंने कहा, फिर मेरे पास ही आ जाते, मैं कौन सा सारी रात सो सकी थी। वो बोला, तुम्हारी नींद खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए यहीं लेट गया और पता नहीं कब आंख लग गई। फिर हम दोनों बहन भाई देर तक अपने बचपन से लेकर जवानी तक ढेरों सारी बातें करते रहे। एक दूसरे के दुख सुख याद करके कभी हंसते कभी रोते रहे। थोड़ी ही देर में सामने से मेरे भाई की बीवी दिखाई दी, जो नाश्ते की ट्रे हाथ में उठाए हमारी तरफ ही आ रही थी। दूर से उसे आता हुआ देखकर हम दोनों ने अपने आंसू साफ किए और खुद को संभाल लिया। हुलिया बेहतर करके हम उससे मुस्कुरा कर मिले। फिर हम तीनों ने मिलकर नाश्ता किया और फिर नाश्ते के फौरन बाद ही चच्ची भी आ गई। उन्होंने आते ही जल्दी जल्दी मचा दी, क्योंकि आज निकाह का दिन था और घर में हजारों काम थे करने के लिए। चच्ची ने मेरा चेहरा देखकर ही मेरे अंदर की उदासी भांप ली और बोली, अंजुमन, मुझे लगता है तुम पूरी रात नहीं सोई और रोई भी हो। इनके सवालिया अंदाज पर मैं कोई जवाब न दे सकी और खामोशी से सर झुका लिया। माहौल मजीद गमज़ादा हो जाता। इससे पहले ही चच्ची ने मुझे कहा, चलो बच्चा, तुम थोड़ा आराम कर लो, ऐसे उतरा हुआ चेहरा दुल्हन का अच्छा नहीं लगता। मुझे अपने कमरे की तरफ रवाना करते ही उन्होंने मेरे भाई और भाभी को मुख्तलिफ कामों की जिम्मेदारियां सौंप दी। वो लोग अपने कामों में लग गए और मुझे भी अब नींद आने लगी थी, सो आराम करना ही बेहतर समझा। पूरी रात की मैं जागी हुई थी, इसलिए बेड पर जाते ही मुझे नींद ने घेर लिया। फिर वक्त का पता ही न चला और किसी ने मुझे डिस्टर्ब भी न किया। मुझे सोते सोते पता नहीं कितना वक्त गुजर गया था। मेरी आंख खुली जब किसी ने मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने आंख खुलते ही घड़ी की तरफ देखा तो शाम के 4 बज रहे थे। टाइम देखते ही मैं हैरान हो गई कि मैं इतना सारा वक्त सोई हूँ। फिर भागते हुए जाकर मैंने दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर चच्ची जी एक बहुत बड़ा सा बैग लिए खड़ी हुई थी और उनके पीछे 3-4 लड़कियां थीं, जो शायद उन्होंने पॉलर से मुझे तैयार करने के लिए बुलाई थीं। वो बैग चच्ची ने मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, बेटा जल्दी से नहाकर ये कपड़े पहन लो, और ये कुछ ब्यूटिशियंस आई हैं तुम्हें तैयार करने। निकाह का वक्त होने वाला है और बाहर कुछ मेहमान भी आ चुके हैं, इसलिए टाइम बिल्कुल नहीं लगाना, सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी करना है। उन्होंने ब्यूटिशियंस को भी हदायत दी और मुझे वॉशरूम की तरफ भेज दिया। जब वो ब्यूटिशियंस मुझे तैयार करने लगी तो मैंने जब खुद को आईने में देखा, आज मुझे खुद को देखकर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये मैं हूँ।
मेरा रूप कितना निखरा था, आज मैं बिल्कुल भी ज़मीन पर चांद लग रही थी। ये सब मेरी माँ की बदौलत था, क्योंकि मेरी शक्ल सूरत बिल्कुल उन पर गई थी। आज आईने में खुद को देखकर मेरा दिल बहुत चाह रहा था कि मैं माँ से मिलूं और आज के दिन अपनी माँ की दुआएं ले लूं। शायद ये ज़िंदगी में पहली दफ़ा था जब मैंने इतना श्रृंगार किया था, क्योंकि इससे पहले कभी ना मैं इस तरह तैयार हुई थी और ना ही कभी मेकअप किया था। कभी ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई, क्योंकि मैं ना तो कहीं आती जाती थी और ना मेरे पास ये मेकअप के साजो सामान थे। लेकिन किस्मत भी क्या खूब रंग लाई थी। जिन चीज़ों के लिए मैं ज़िंदगी भर तरसती थी, एक ही झटके में वो सारी चीज़ें लाकर मेरे कदमों में पटकती थी। लेकिन ये भी सच था कि इन सब चीज़ों की ना तो मुझे कभी ज़रूरत महसूस हुई और ना इनकी मेरी नज़र में कोई अहमियत थी। मेरे दिल की तमन्ना और मेरे लबों की दुआ तो सिर्फ ये थी कि मैं एक बार अपनी माँ से मिल सकूं। मेकअप के बाद जब ब्यूटिशियन ने मुझे जेवर पहनाना शुरू किए तो इतने जेवर मेरे ससुराल से आए थे कि पहनाते पहनाते ब्यूटिशियन थक चुकी थी। मेरे सर से लेके पांव तक के लिए अलग अलग भारी किस्म के सोने के जेवर पहनाए गए थे, जो देखकर इन तमाम लड़कियों की भी आंखें मेरी चच्ची और कज़न की तरह फटी की फटी रह गई थी। और फिर जब मुकम्मल तैयारी के बाद मुझे बाहर ले जाने के लिए मेरी चच्ची और कज़न आ गई तो हाल में पहुंचते ही तमाम तर नजरों का मरकज़ में बन चुकी थी। मुझे देखकर सारे रिश्तेदारों की हैरानगी की इंतहा न रही थी कि कभी किसी ने मुझे अहमियत तक न दी थी और आज इस कदर शान से मेरी बारात आई थी कि पहले कभी हमारे पूरे ख़ानदान में ऐसी किसी की शादी नहीं हुई थी। मुझ पर नजर पड़ते ही मेरी सास जोर से भागती हुई मेरी तरफ आई और चच्ची और कज़न से मेरा हाथ छुड़ाकर मुझे अपने बाहों में संभाल कर स्टेज पर लेकर गई। स्टेज पर पहुंच गए तो मेरा दुल्हा मेरे इस्तकबाल के लिए खड़ा हो गया और फिर हमारा निकाह पढ़वाया गया। इसके बाद शादी की तमाम रसूमात हुई और मैं आंसुओं की बारिश के साथ जाकर अपने दुल्हे के हमरा गाड़ी में बैठ गए। ससुराल पहुंचे तो इनका घर देख के मुझे किसी जन्नत का गुमां हो रहा था। घर को इस तरह फूलों और रंग बिरंगी कमकमों से सजाया गया था जैसे किसी शहजादी की आमद हो। फिर सास मुझे मेरे कमरे में लेकर गईं, जहां फर्श से लेकर छत तक सारा कमरा लाल और सफ़ेद गुलाबों से सजाया गया था। मेरे कदमों में फूल ही फूल थे। गुलाब तो मुझे शुरू से ही बहुत पसंद थे, लेकिन किस्मत इतने सारे गुलाब मुझ पर कभी निछावर कर देगी ये मैंने सोचा भी नहीं था। मुझे बेड पर बैठाकर उसने कहा कि मैं भी तुम्हारे दूल्हे को भेजती हूँ। ये कहकर वो बाहर चली गईं और मैं कुछ देर सिर्फ इस कमरे को ही देखती रही। शौहर ने कमरे में आकर सलाम किया तो मैं सहम गई। ये भी अजीब ही वक्त था, जहाँ एक प्यार के एहसास के साथ साथ मैं डरी हुई भी बहुत थी। शौहर आकर मेरे पास बैठ गया और वो बहुत देर तक बातें करता रहा। इसकी बातों में बहुत अपनायत थी, मुझे उसको सुनना बहुत अच्छा लग रहा था। फिर अचानक से उसने एक ऐसी बात कही जिससे मेरी सारी खुशी छन करके टूट गई। वो बोला कि मेरे ख्याल से मेरे वालिदैन अब सो चुके होंगे, इसलिए मुझे भी अब अपने कमरे में जाना चाहिए। मैं उसकी बात पर हैरान तो बहुत हुई, लेकिन कुछ भी पूछने की मुझ में हिम्मत न थी। मैं बस सवालिया नज़रों से उसे देखने लगी। मेरी नज़रों का सवाल समझते हुए उसने कहा, मैंने पहले ही तुम्हें बताया था कि शादी मैं सिर्फ अपने वालिदैन की खुशी की खातिर कर रहा हूँ और तुम मेरी तरफ से हर तरह से आज़ाद हो। मैं तुम पर कोई हक चलाऊंगा और ना ही तुम्हें खुद पर कोई हक रखने दूंगा, लेकिन मेरी हर चीज़, रुपया, पैसा और हर चीज़ जिस तरह चाहो तुम इस्तेमाल कर सकती हो। मेरे अलावा इस घर की हर चीज़ पर तुम्हारा मालकाना हक होगा। ये कहते हुए तो वो कमरे से बाहर चला गया और मैं वहीं की वहीं अकेली बैठी रही। कुछ देर पहले तक जो मुझे अपनी ज़िंदगी मुकम्मल होने का गुमां होने लगा था, शौहर के अल्फाज ने एक बार फिर मुझे अधूरा करके रख दिया। इसकी इन बातों की वजह तो मैं नहीं जानती थी, लेकिन जैसा भी था मुझे इसी घर में रहना था। मैं इसकी इस बात को भी राज रखना चाहती थी, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में शायद मेरे आने से उसे इतना फ़र्क ना पड़ा हो जितना फ़र्क मेरी ज़िंदगी में ये राज खुल जाने पर पड़ना था। मैंने चुप में ही बेहतरी जानी अपने शौहर की दूरी को अपने दिल में एक राज की तरह दफन कर लिया। सुबह में सब घर वालों के जागने से पहले ही उठ गई थी, ताकि मेरे सास ससुर को इस बात की भिनक भी न लगे कि मेरा शौहर रात मेरे साथ नहीं सोया था। मैंने सवेरे उठकर कपड़े बदल लिए थे और खुद को नॉर्मल कर लिया। सास ने आकर पूछा मेरा बेटा कहाँ है, तो मैंने उनसे झूठ बोल दिया कि उन्हें रात ठीक से नींद नहीं आई, इसलिए मैंने सुबह उनको दूसरे कमरे में आराम करने भेज दिया। सास खुश हो गई और मेरी बलाएं लेने लगी कि मैं उनके बेटे का अभी से इतना ख्याल रख रही हूँ। इतने में मेरे शौहर भी कमरे में आ गए और सास को देख के परेशान हो गए कि वो क्या सोचेंगी कि वो अलग कमरे में सोया था। लेकिन उनके चेहरे की घबराहट देखते ही मैंने बात को संभाल लिया और उनके कुछ पूछने से पहले ही बता दिया कि मैंने अम्मी को बता दिया है कि आप सही से रात को ना सो सके, जिसकी वजह से सुबह दूसरे कमरे में सोने गए थे। उसने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और फिर सास ने हम दोनों को जल्दी बाहर नाश्ते के लिए आने का कहा। हम दोनों नाश्ते की मेज़ पर पहुंचे तो वहाँ उन्होंने वापस दुबई जाने की खबर सुनाई। उनके जाने का सुनकर मैं थोड़ी उदास हो गई, तो उसने बताया कि हम शुरू से वहाँ ही रहते हैं, यहाँ कारोबार तुम्हारा शौहर संभालता है, इसलिए मैं उसकी शादी के लिए परेशान थी। अब तुम आ गई हो, अब इसकी फिक्र से भी मैं आज़ाद हो गई हूँ। और नाश्ते के फ़ौरन बाद ही इन लोगों ने अपनी पैकिंग शुरू की। मैंने आज पूरा दिन सास की मदद की और शाम को वो लोग रवाना हो गए। इनके जाने के बाद मैं घर में खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगी, क्योंकि अब मेरे शौहर का रवैया बहुत बदला हुआ था। वो पहली रात से ही मुझसे दूर दूर रहते, न ज़्यादा बात करते, बस अपने कमरे में रहते और ऑफिस चले जाते।
बस हमारा मिलना होता तो नाश्ते और खाने के लिए। ना तो वो मुझसे ज़्यादा बात करते और ना ही हंसते बोलते। शादी के 1 हफ्ते के बाद चच्ची, मेरा भाई और कज़न मुझसे मिलने आए थे। मेरे शौहर इस वक्त ऑफिस जा चुके थे। शरारतन मेरी कज़न ने मुझसे पूछा कि हम हनीमून के लिए कहाँ जा रहे हैं। तो मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि शौहर से कतर जाने की फरमाइश करूं, जहां पर मेरी मंजिल मेरी माँ थी। और फिर मैं बेसब्री से शौहर के वापस आने का इंतजार करने लगी। शाम को वो वापस आए तो मैंने उनसे कहा कि मेरी कज़न पूछ रही थी कि हनीमून पर कहाँ जा रहे हैं। मेरी ख्वाहिश है कि आप मुझे कतर लेकर जाएं। इस बात पर मेरे शौहर ने बहुत उखड़ा सा जवाब दिया और बोले, जब तुम जानती हो कि हमारे बीच कोई ताल्लुक नहीं तो फिर हनीमून कैसा। अब अगर तुम्हें कतर जाना है तो मैं तुम्हारे लिए तमाम इंतजाम तो कर देता हूँ, तुम चली जाओ। मैंने उनसे कहा कि मैं पहले कभी नहीं की, आपके बगैर मैं कैसे जा सकती हूँ। शौहर ने कहा कि मेरे साथ जिंदगी ऐसे ही गुजरेगी, तुम्हें अपनी हर चीज़ और हर जिम्मेदारी अकेले ही निभानी होगी। मेरे साथ की उम्मीद कभी मत करना। मुझे उनकी इस बात से बहुत सदमा पहुंचा और फिर मैंने सोच लिया कि जो मर्द मेरा सहारा नहीं बन सकता उसके साथ जिंदगी गुजारने का आखिर क्या फ़ायदा। ये पैसा तो मेरी मंजिल कभी नहीं थी। फिर मैंने उनसे कहा कि ठीक है, आप मेरे जाने का इंतजाम कर दें, मैं अकेली ही जाऊंगी। शौहर ने अपने ऑफिस में फ़ोन किया और मेरे कतर जाने के दस्तावेजात बनवाने का ऑर्डर दे दिया। जाने में अभी कुछ दिन बाकी थे। इन दिनों में शौहर के करीब आना चाहती थी, लेकिन शौहर को न जाने इस बात से क्यों एतराज़ था। उसने मुझे अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त दे दी और मैं कतर चली आई। यहाँ आकर मेरे पास माँ की एक तस्वीर के अलावा कुछ भी नहीं था। मेरी रिहाइश का बंदोबस्त मेरे शौहर ने यहाँ पर कर दिया था और मुझे आते वक्त कुछ रकम भी दे दी थी। लेकिन यहाँ मुझे अपने मुस्तकिल रोजगार की ज़रूरत थी, क्योंकि माँ को न जाने मैं कब ढूंढ पाती। तब तक जिंदगी यहीं बसर करनी थी। शौहर के दिए हुए पैसे भी ख़त्म हो रहे थे। चच्चा और भाई से भी कुछ नहीं मांग सकती थी, क्योंकि मेरे कतर आने पर इन लोगों ने सख्त एतराज़ किया था, जिसके बावजूद मैं चली आई थी। मुझे यहाँ रहते हुए 6 माह हो चुके थे। अभी तक मैं माँ का कोई पता नहीं लगा सकी थी। एक दिन अखबार पढ़ते मैंने लड़कियों के लिए पुलिस में नौकरी का इश्तिहार देखा। मुझे ये इश्तिहार देखकर ख्याल आया कि अगर मैं पुलिस में भर्ती हो जाऊं तो माँ का पता आसानी से लगा सकती हूँ। इसलिए मैंने कोशिश की और मेरी कोशिश कामयाब रही। तकरीबन 6 माह की मुशक्कत भरी ट्रेनिंग के बाद मैं कतर पुलिस में जेलर बन गई। भाई और चच्ची वालों से तो मेरा कोई राब्ता नहीं था, लेकिन शौहर से अक्सर फ़ोन पर बात होती रहती थी। मेरी नौकरी का सुनकर उन्हें भी खुशी हुई थी। फिर मैंने उनसे मुबारकबाद इस शर्त पर कबूल की थी कि यहाँ आकर मुझे मुबारकबाद देंगे, और वो मान गए थे। मैं खुशी खुशी उनका इंतज़ार करने लगी। वो जल्दी मुझसे मिलने कतर आ गए। मैंने उनको यहाँ पर खूब घुमाया फिराया था। वो मेरे साथ अब पहले से अच्छा रवैया रखने लगे थे। उनकी तबीयत में अब काफ़ी बदलाव आ चुका था। फिर उन्होंने मुझे बताया कि उनको सेहत के कुछ मसाइल का सामना था, जिसकी वजह से वो मुझसे दूर रह रहे थे। और मेरे कतर चले जाने के बाद उन्होंने मुसलसल अपना इलाज करवाया, जिसकी वजह से अब वो बिल्कुल ठीक थे और मेरे साथ बहुत खुश भी थे। अब अक्सर उनका कतर और पाकिस्तान आना जाना लगा रहता था। कारोबार के कुछ मसाइल के लिए वो कुछ दिन पाकिस्तान रहते तो ज़्यादा दिन मेरे साथ कतर में रहते। उन्होंने माँ को ढूंढने में मेरी बहुत मदद की, लेकिन अभी तक हमारी सारी कोशिशें बेकार रहीं। इन दिनों मेरे शौहर आए हुए थे और मेरी नाइट ड्यूटी एक अस्पताल में लगी थी, जहाँ अचानक एक कैदी हामला औरत की तबीयत खराब हुई और उसने एक बेटे को जन्म दिया। मैं उसके पास ही खड़ी थी जब उसने कहा कि मेरे बच्चे को तो अपने साथ ले जा। मैं नहीं चाहती कि ये भी मेरी तरह जेल में रहे। इस औरत को कई सालों की सज़ा सुनाई गई थी और मेरा दिल तो वैसे भी ममता से भरा हुआ था, क्योंकि मैं खुद अपनी माँ के लिए तरसी थी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस बच्चे को माँ का प्यार दूंगी। लेकिन जब मैं वो बच्चा लेकर अपने घर पहुंची, एक प्यारा बच्चा मिलने की खुशखबरी अपने शौहर को सुनाई, तो वो बच्चे का चेहरा देखकर रोने लगे। मुझे उसके रोने पर बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने वजह पूछी तो उसने बताया कि मैं भी अपने वालिदैन को इसी तरह मिला था। मेरे वालिदैन ने मुझे पाला है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी तरह एक और बच्चा अपनी ज़िंदगी में अकेला रह जाए। मेरे वालिदैन मुझे प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन वो रहते अपनी सगी औलाद के साथ ही हैं। जिस तरह अकेले तड़पा हूँ, मैं नहीं चाहता कि कोई और भी तड़पे। इसलिए तुम जाओ और ये बच्चा अपनी माँ के हवाले कर दो। भले जेल में हो, लेकिन ये होगा तो अपनी माँ के पास ही ना। मैं मजबूर होकर बच्चा लेकर वापस अस्पताल पहुंची तो ये देखकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा कि इस औरत को मिलने 2 औरतें आई थीं, जिनमें से एक की शक्ल बिल्कुल मेरी माँ से मिल रही थी। उसे देखकर मेरे दिल में एहसासात और जज्बात उभर रहे थे। मेरा दिल चाह रहा था अभी भागकर मैं उनके गले लग जाऊं, लेकिन अब वो काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी और मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। शायद उन्हें पहचानने में गलती कर रही थी, इसलिए पहले इस बात की तस्दीक करना बहुत ज़रूरी थी कि वो मेरी माँ है या कोई और औरत। मैं जब से कतर आई थी, मेरे वालिदैन की शादी वाली तस्वीर हमेशा मेरे पर्स में मेरे साथ रहती थी। मुझे यही उम्मीद थी कभी न कभी मुझे माँ कहीं मिल जाएगी तो मैं उनको ये तस्वीर दिखाकर बता दूंगी। आज ऐसा ही हुआ था। मैंने वो तस्वीर निकाली और सीधा उस औरत की तरफ बढ़ने लगी। उसने मुझे अपनी तरफ आता हुआ देख लिया था। न जाने क्यों वो भी मुझे अजीब नज़रों से देख रही थी। शायद माँ का दिल ऐसा ही होता है, सालों बाद भी अपनी औलाद को पहचाने में गलती नहीं करती। मैंने कुछ बोले बिना ही वो तस्वीर उनकी तरफ बढ़ा दी
वो तस्वीर देखकर उनके चेहरे के तासुरात बदलने लगे। वो अजीबोगरीब तरीके से तस्वीर को देखने लगी और कभी मुझे देखने लगी। अब उनके कुछ भी न बोलने पर भी मैं समझ चुकी थी कि यही मेरी माँ है और उन्होंने अपनी तस्वीर पहचान ली थी। मैं उनके करीब जाकर उनके कदमों में बैठ गई और बोली कि ये तस्वीर मेरे वालिदैन की है। मेरे पास यही उनकी आखिरी निशानी है। मैं पाकिस्तान से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ से मिलने की ख्वाहिश लेकर आई हूँ। आपको देखकर मुझे लगता है कि आप ही मेरी माँ हैं। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और पूछा, तुम्हारा भाई कहाँ है? मेरी आंखों में आंसू थे, फिर भी मैं हंसते हुए उनके गले लग गई और उन्हें बताया कि मेरा भाई भी अब बड़ा हो चुका है, उसकी पाकिस्तान में शादी भी हो चुकी है। माँ अपनी और बाबा की तस्वीर चूमते हुए मुझे गले से लगा लिया, मुझे खूब प्यार किया और मैंने उनसे अपने घर साथ चलने की ख्वाहिश की। वो मेरे साथ चली आई। माँ ने बताया कि उन्होंने बाबा के बाद शादी नहीं की और एक फलाही तंजीम में शमूलियत इख्तियार कर ली। वो बेसहारा और अपनी जैसी औरतों का सहारा बनी रहीं। आज भी वो इस औरत की मदद करने आई थी ताकि वो अपनी औलाद की परवरिश जेल से बाहर रह कर सके। मैंने माँ को अपने शौहर से मिलवाया और उनसे कहा कि वो अपनी बाकी ज़िंदगी हमारे साथ गुजारें। हम दोनों ने बहुत दूरियां देखी हैं। माँ को मेरे साथ आने से कोई एतराज़ नहीं था। मेरे शौहर ने हम दोनों के पाकिस्तान आने के इंतजाम किए और हम माँ को लेकर अपने वतन पहुँचे। आज पूरे 2 साल बाद मैं पाकिस्तान लौटी थी और जिस मकसद को लेकर मैं कतर गई थी, मेरा वो मकसद मेरे खुदा ने पूरा कर दिया था। मैं अपनी माँ से मिली थी। हम शाम को एयरपोर्ट से घर पहुँचे थे। मैंने पूरी रात माँ के कदमों में गुजारी थी। हम माँ बेटी ने ढेरों बातें की थी। माँ ने बाबा के बाद अपनी गुजरने वाली जिंदगी के तमाम हालात मुझे बताए थे। जितनी उलझने मैंने देखी थी और जितने दुखों से मैं गुजरी थी, इससे कहीं ज्यादा बढ़कर मेरी माँ ने दुख सहे थे। पूरी रात माँ बार बार मुझे भाई को बुलाने का कहती रही। सुबह हुई तो मैंने भाई को फ़ोन किया और उन्हें बताया कि माँ मेरे साथ पाकिस्तान आ गई हैं। वो एक पल की देर के बगैर ही वहाँ से निकला और 1 घंटे में मेरे घर पहुँचा था। वो दोनों मिलकर बहुत रोए थे और भाई ने मेरा बहुत शुक्रिया अदा किया। वो बोला कि जो काम एक बेटा होकर मुझे करना चाहिए था, वो बेटी होकर तुमने किया। मैं उम्र भर तुम्हारा एहसानमंद रहूँगा। हम सब बहुत खुश थे। भाई ने चाहा कि माँ अब उनके पास रहे, लेकिन मैं इस बात पर राजी ना हुई और माँ को हमेशा अपने पास ही रहने का कहा। भाई हर रोज़ माँ से मिलने आता। इस बहाने हम बहन भाई भी मिलते। मेरी ज़िंदगी की तमाम कमियां पूरी हो गई थीं। एक मेहरबान शौहर और माँ के साथ भाई का प्यार भी मिल रहा था। इस खुशी के माहौल में खुशखबरी ये मिली कि मैं हामला हुई थी। अब तो माँ और शौहर ने मुझे सर आंखों पर बिठा दिया था। वो दोनों कदम कदम पर मेरे आगे पीछे रहते और ख्याल रखते। जब मैंने बच्चे को जन्म दिया तो ऐसे लगा अब जाकर मेरी ज़िंदगी मुकम्मल हो गई है। अब कोई कमी कोई दुख नहीं था। मेरा माजी भले ही बहुत दर्दनाक था, लेकिन वो मेरे लिए एक सबक था। आने वाली खुशियों ने सारे गम मिटा दिए थे। मुझे तो बचपन में माँ का प्यार ना मिला, लेकिन मेरे बच्चे को नानी दादी और माँ बाप का खूब प्यार मिल रहा था, जो देख देख के मैं शुक्र के सजदे करती थी।